हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों से एजुकेशनल वीडियो बनाते आ रहा हूं और आप लोगों को बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करते आ रहा हूं। तो पहली बार मैंने सोचा कि क्यों ना सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित कुछ वीडियो आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बस बतला देना चाहता हूं कि मैं भी आज से साल भर पहले सीटेट की तैयारी करता था और मैंने सीटेट का एग्ज़ामिनेशन दिया और उसमें अच्छे नंबर से दोनों पेपर यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्वालिफाई किया है। और इसका मुख्य वजह यह है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया। तो आज आप लोगों के बीच इसी चीज़ को देखते हुए मैं एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान से लेकर के एक सेट लेकर के मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। इसमें हम लोग सीटेट जुलाई 2013 और 2012 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, जो एसएसटी सोशल साइंस में पूछे जाते हैं। तो देखिए, बेसिकली सोशल साइंस में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें 45 प्रश्न जो होते हैं एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या और भी जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनसे पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों का संग्रह आज मैंने तैयार किया है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को मैंने आप लोगों के बीच वीडियो बना करके डालने के लिए तैयार किया है, जिसमें से कुछ आप लोगों के बीच अभी मैं डालूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तथा कमेंट करेंगे। देखिए, कमेंट दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है वीडियो से तो आप पॉजिटिव कमेंट डाल सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे इस वीडियो में थोड़ी सी और सुधार करने की ज़रूरत है तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से सजेशन दे सकते हैं। फिलहाल आप लोगों से मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और प्यारा सा कमेंट करके अपना प्यार मुझ पर बरसाएं, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए और सारा वीडियो लेकर के आऊँगा। तो जो काम मैंने किया है उसी काम को आप लोगों को करने के लिए बस यही कहना चाहता हूँ कि आज जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटेट जुलाई 2013 और 2012 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए या अच्छे स्कोर लाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने तैयार किया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएसटी सीटेट 6 to 8 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के बीच मैं लेकर के आऊँगा एक एक करके। बस आप लोगों को देखना है कि किस तरह से आप लोग जो है मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं। तो आज जो है इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा एसएसटी सीटेट 2013 जुलाई में पूछे गए प्रश्न के बारे में, ठीक है। तो इस सेट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे एसएसटी से, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बिना समय को गवाए हुए। बस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को स्किप किए बिना ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, और प्रत्येक वीडियो को जो है मैं विस्तार पूर्वक समझाने का भी प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, समय को ज़्यादा न खर्च करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 आप लोग देख सकते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत किस लिए प्रसिद्ध था। देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार किस काल में, तो मौर्य काल में। और उत्तर पश्चिम भारत जो है किस लिए प्रसिद्ध था, तो आंसर हो जाएगा कंबल के लिए। देखिए, मैं अपने इस वीडियो में 4 ऑप्शन जो होते हैं हम लोग को मिलते हैं, 4 ऑप्शन को लेकर के नहीं बल्कि एक ही जो डायरेक्ट आंसर है मैं आंसर की बात करूंगा। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत जो है वो कंबल या भंगीसी, जिसको भंगीसी भी बोलते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 2। एम्फोरा एक डॉट डॉट था, यानी कि एम्फोरा क्या था, तो एम्फोरा लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा एक जार होता था, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 3। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डॉट डॉट नामों से बुलाते थे, यानी कि रोमन साम्राज्य की बात होती है और उस समय जो काली मिर्च होती है इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध थी कि उसे काला सोना के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा काला सोना, उसे काला सोना के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में कि रहट, चरखे और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डॉट डॉट में हुआ था, यानी कि रहट जो है या रहट है, चरखे है और आग्नेयास्त्रों का जो आविष्कार हुआ था वो किस काल में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा इसका मध्य काल में हुआ था, ठीक है। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी जो है
मिल सकती है। फिर अगले प्रश्न की बारे में चर्चा करते हैं कि किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। ठीक है, प्रश्न देखिए कि किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है जिसे जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है और इसमें उसकी विजयों तथा शीर्षों गाथाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। फिर देखिए हिरण्यगर्भ नामक पुस्तक अनुष्ठान किया गया था। तो हिरण्य नामक जो अनुष्ठान है वो किस लिए किया गया था? तो राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, यानी कोई राजा है और उस राजा को क्षत्रिय घोषित करना है भले ही वह जन्म से क्षत्रिय नहीं हो, इसके लिए जो है हिरण्यगर्भ नामक पुस्तक अनुष्ठान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 7 कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को ... कहा जाता था। यानी कि चोल काल में जो व्यापारी थे, व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, और सभा या महासभा या ब्राह्मण अग्रहारों से संबंधित संघ था या ग्रामम गांवों की संज्ञा थी, यानी कि गांवों को वो लोग ग्रामम कहते थे तथा चोल काल में व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 के बारे में चर्चा करते हैं कि नाथ साहित्य का संबंध है। तो नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो नाथ साहित्य का संबंध बंगाली भाषा से है। ठीक है, बंगाली भाषा से है और यह है नाथ संप्रदाय की स्थापना जो है किसने किया था? तो नाथ मुनि ने किया था और यही जो है नाथ साहित्य का संबंध बंगाली से है। बंगाली भाषा, यहाँ पे भाषा हो सकता है, बंगाली भाषा से है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे ... के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत में एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद ... को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यानी कि कांग्रेस द्वारा एक प्रस्तावना पारित हुआ था जिसका नाम था पूर्ण स्वराज, जो 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। तो कह रहा है कि इस प्रस्तावना के बाद जो है भारत को स्वतंत्र माना गया था, लेकिन स्वतंत्रता हमें पूरी तरह से नहीं मिली थी। तो किस दिन को हुआ था? तो वो हुआ था, इसका आंसर जो हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। ये प्रश्न संख्या 10 था। अब हम आगे चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 11 के बारे में। चलिए चर्चा करते हैं हम अगले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है कि बिग बियर एक उदाहरण है। तो बिग बियर किस चीज़ का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल का। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 12 पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आधा भाग दिखाई देता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आधा भाग दिखाई देता है, इसका कारण यह है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष में घूमने में समान समय लगता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट मैं आंसर की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन में मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13 पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है किस दिशा में? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है। अगला प्रश्न संख्या 14 जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर गति करते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देशांतर रेखाओं का आकार एक समान रहता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी दिन किसे कहते हैं क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 16 कि विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। ठीक है, किस जगह पे?
विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 17 कह रहा है कि अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, जिसका कारण क्या है? तो अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत ही तंदुरित है, जिसके कारण वहाँ पर पोताश्रय की संख्या ज़्यादा है। प्रश्न संख्या 18, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो दुनिया की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का कौन है? एंडीज है, जिसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर के करीब में है। उसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है, और यह किस जगह पे है? तो यह दक्षिण अमेरिका में है। आगे चर्चा करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 19 कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अब हम चर्चा 19 क्वेश्चनों के बाद हम लोग चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न। चलिए देखिए 20वें नंबर प्रश्न की जब हम चर्चा करते हैं तो देखिए क्या है कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। तो लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो स्थल से समुद्र की ओर बहती है। प्रश्न संख्या 21, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा जो है वो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 22, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 23 कि मलोका क्या है? तो मलोका क्या है? मलोका एक प्रकार का घर है। ठीक है, मलोका क्या है? मलोका एक प्रकार का घर है। इस प्रकार का घर का जो प्रयोग होता है कोलंबिया जनजाति द्वारा किया जाता है, जो उत्तरी पूर्वी पेरू में निवास करते हैं। कहाँ के प्रजाति के द्वारा? तो कोलंबिया के प्रजाति के द्वारा इस प्रकार के घर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 ध्यानपूर्वक देखेंगे कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन प्रबंधन कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा संसाधन प्रबंधन। प्रश्न संख्या 25, रक्षक मेलखा की एक विधि है। रक्षक मेलखा डॉट डॉट की एक विधि है। तो रक्षक मेलखा जो है वो मृदा संरक्षण की एक विधि है। इसका आंसर हो जाएगा मृदा संरक्षण। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26 में, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डॉट डॉट पुरा स्थल है। तो मध्य प्रदेश में स्थित जो भीमबेटका जो है एक महापाषाणिक पुरा स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 27, ऋग्वेद काल में कौन कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो ऋग्वेद काल में अग्नि, इंद्र और सोम ये 3 देवताएं मुख्यतः प्रसिद्ध थे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे भारत आर्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संस्कृत को भारत आर्य भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। आर्यों की भाषा संस्कृत भाषा थी। इस तरह से हमारा 28 प्रश्नों का यह सिलसिला चालू है। आप लोग जो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो हम चलते हैं प्रश्न संख्या 29 में। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है कि किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? देखिए बात हो रही है पुराने ज़माने की। तो वह कौन सा स्थान था जहाँ पर मृतक जो है जो मृत शरीर होता था उसको उत्तर दिशा ओर करके, सिर को उत्तर दिशा की ओर करके दफनाया जाता था? तो वह उस जगह का नाम था इनाम गाँव। ठीक है, इनाम गाँव एक ऐसा जगह था जहाँ पर मृतकों को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। यह प्रायः आज के डेट में यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 30, बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को क्या बताया गया? ठीक है, बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को क्या बताया गया? तो उसको तृष्णा ही कहा गया था। इसका आंसर हो जाएगा तृष्णा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 31। कह रहा है कि उत्पादों का ब्रांडिंग करने से क्या होता है?
तो उन उत्पादों का बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से भिन्न हो जाता है। इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अंतरात्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संविधान की व्याख्या करते समय जब हम किसी मामले में कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है, जिस तरह से हमारा उस समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 पे कि लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो लोकसभा के लिए जो है लोकसभा के लिए लोकसभा के लिए 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, पहला आइए अगला क्वेश्चन, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है? तो कोई भी न्यायाधीश जो होता है और किसी मुकदमे पर अपना निर्णय देता है तो किसके आधार पर देता है? साक्ष्यों या सबूतों के आधार पर देता है। इसका आंसर हो जाएगा सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। तो दस्त है, पेचिश है या फिर हैजा, ये जो बीमारी है इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न है किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाजनपद। महाजनपद काल में जो है कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 38, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, घूमता है, तो जिसको परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा परिक्रमण। अगला प्रश्न 39, किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना होता है? तो किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो भारत में जो है मुंडा जनजाति छोटा नागपुर जैसे जगहों में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, कि जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है? तो जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप या इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे रूढ़िबद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 42, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 21 है इसका संबंध जीवन के अधिकार से है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 43, खालसा की स्थापना किसने किया था? तो खालसा जो है, खालसा पंथ की स्थापना ये सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 44, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने दिया था? तो पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का जो विचार है वो अकबर, जो मुगल शासक थे, अकबर ने किया था। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नहीं, कित्तूर में जो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन हुए थे उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किए थे रानी चेन्नम्मा ने। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण। ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहिएगा। पिंड जिनमें अपनी भाषा और प्रकाश नहीं होती है, अपनी उष्मा, भाषा सॉरी मैं गलती बोल दिया, वैसा पिंड जिनमें अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ग्रह जो है एक ऐसा पिंड है जिसमें अपना खुद का प्रकाश और उष्मा नहीं होता बल्कि वह तारों के प्रकाश से चमकते हैं। प्रश्न संख्या 47 का आंसर हो जाएगा ग्रह। प्रश्न संख्या 48, वायुमंडल की कौन सी परत जो है वायुयान उड़ान के लिए उपयुक्त होता है या आदर्श होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल जो होता है हमारे इस धरातल से ऊपर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्रफल को समताप मंडल कहा जाता है। और चूंकि वहां पर धूल कण और ये विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण कम होता है जिसके चलते वायुयान को उड़ाने में वहाँ पर सुविधा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 49,
जब कोई शिलाखंड दबाव या कठोरता के कारण परतदार शैलों में बदल जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अवसादी शैल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 50 पे। तो 50 का प्रश्न पढ़ते हैं। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती है और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती है तो यह कहलाता है, तो इसको बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। यानी कि कई सारे औद्योगिक इकाइयाँ, कई सारे औद्योगिक केंद्र जो है एक जगह स्थापित हो जाते हैं तो इसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 51 कि कौन से वन के पत्तियों को गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। यानी कि वह कौन सा वन है जिनके पत्तियां एक साथ नहीं झड़ते हैं बल्कि अलग अलग समय में झड़ते हैं और वह वन जो है हरा भरा हमेशा के लिए दिखाई देता है, तो उसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही तक रहेगा। आप लोगों से बस लास्टली यही कहना चाहूँगा, इस तरह के बहुत सारे सेट हैं मेरे पास जिनको मैं आज डायरेक्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। कल से मैं इसको PDF बना करके बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। चूँकि आज यह सीटेट के से संबंधित आज यह मेरा पहला वीडियो था, इसलिए थोड़ी बहुत तो ज़रूर दिक्कतें आई होगी। चूँकि मैं बहुत सारी वीडियो जो है वो ऑन स्क्रीन बनाता हूँ, आज जो है ऑफ स्क्रीन मैंने इस वीडियो को बनाया है, इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत हुई होगी तो इसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। और लास्टली मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें तथा अपने दोस्तों को भी इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं ताकि वे भी सीटेट जैसी छोटी से छोटी परीक्षा को आसानी से पास कर सके और अच्छे स्कोर से पास कर सके। बस लास्टली मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।